वो रो रही थी और विक्रम को उतना ही गुस्सा आ रहा था। चुप करोगी तुम? पल भर में विक्रम का दिमाग घूम गया। पलटकर उसने उस 17 साल की लड़की को देखा जिसे उसकी मां ने दूसरी बीवी के रूप में उस बच्ची को उसके हवाले कर दिया था। विक्रम बेटा, कल प्रिया की 4थी सालगिरह है। इस बार उसके लिए तुमने क्या सोचा है? मिसेस सुनीता ने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा। वो अभी अभी ऑफिस से घर आया था और उनकी बात पर एक गहरी सांस ली। जो आप कहें मम्मा। वैसे प्रिया कहाँ है? वो चश्मा उतारते हुए और माथे पर बल डालते हुए पूछने लगा। अभी वो कोई जवाब देती कि प्रिया दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके पीछे पीछे एक लड़की भी मुस्कुराती हुई उसकी ओर बढ़ी। गुड इवनिंग माय पापा जान, प्रिया चहकते हुए बोली। गुड इवनिंग माय पापा। वह लड़की भी मुस्कुराते हुए उन्हीं शब्दों को दोहराने लगी कि अचानक उसे अपने शब्दों का एहसास हुआ और वह दांतों तले जीभ दबा गई। प्रिया खिलखिलाकर हंसते हुए विक्रम की गोद में चढ़कर बैठ गई और उस लड़की को चिढ़ाने लगी। विक्रम ने प्रिया को गोद में उठाए हुए अपनी मां सुनीता जी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अनन्या है ये, निखिल भाई की बेटी। अनन्या बेटा, तुम अंदर जाओ और देखो काल वाली ने खाना लगाया या नहीं। उन्होंने अनन्या को अंदर भेजते हुए बेटे की ओर रुख किया। 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में निखिल भाई की मौत हो गई। मां तो पहले ही चल बसी थी, अब पिता का साया भी उठ गया। अनन्या की चाची ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। निखिल भाई के मरने की खबर काफी समय बाद मिली थी तो मैं वहां गई। आखिर निखिल भाई से हमारे कितने करीबी संबंध रहे थे। इतने तो सगे रिश्तों में भी प्यार नहीं होता जितना निखिल भाई और संध्या भाभी के दिलों में हम लोगों के लिए था। बस दिल नहीं माना तो मिलने चली गई थी। अनन्या का ही ख्याल आया था, बेचारी अकेली कैसे रह रही होगी। और जब वहां पहुंची तो बेचारी बहुत रो रही थी, इसलिए उसे यहां ले आई। पढ़ने का बहुत शौक है इसे। विक्रम, तुम जानते हो ना, 10वीं क्लास अनन्या ने बहुत अच्छे नंबरों से पास की है। किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देना। बेचारी अनाथ बच्ची है, पढ़ लिख जाएगी तो भगवान जी भी खुश होंगे कि हमने एक बेसहारा को सहारा दिया। मम्मा, आप वहीं पैसे भिजवा देती, घर लाने की क्या जरूरत थी? जवान लड़की है। विक्रम को उसका यहाँ आना कुछ अजीब सा लगा था। बेटा बहुत शरीफ बच्ची है, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे और साफ दिल के लोग थे और बच्ची भी वैसी ही है। तुम तो मिलते रहे थे ना निखिल अंकल और संध्या आंटी से, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। बस जल्दी से उसके कॉलेज का बंदोबस्त कर दो। सुनीता जी तो उसकी तारीफों के पुल बांधती जा रही थीं। पापा, क्या अनन्या अब हमारे साथ ही रहेगी? प्रिया के सवाल पर विक्रम ने उसे घूरा। बेटा, वो तुमसे बड़ी हैं, दीदी बोलते हैं। विक्रम ने उसे प्यार से टोका। लेकिन वो तो मेरी दोस्त है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम उन्हें अब यहीं रख लेंगे, वो मेरे साथ खेला करेंगी। प्रिया बाहें फैलाकर कहती चली गई, जिससे विक्रम थोड़ा परेशान हो गया। बेटा, तुम आज स्कूल गई थी? अब वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके स्कूल की बातें करने लगा। विक्रम मेहरा सुनीता जी का इकलौता बेटा था। पिता की मौत के बाद पूरा बिजनेस की जिम्मेदारी उसी के हाथ में आ गई थी और उसने अपने पिता के बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। सुनीता जी ने अपनी सहेली की बेटी सोनाली से विक्रम की शादी करवा दी थी। शुरुआत में यह शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे सोनाली का मन विक्रम से भर गया, क्योंकि विक्रम उसे एक रूढ़िवादी मर्द लगता था। उसकी ज्यादा रोक टोक की वजह से सोनाली के दिल में विक्रम के लिए मोहब्बत खत्म हो गई, जबकि शादी करने की जिद भी उसी ने की थी। विक्रम को तो उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने सिर्फ मां के कहने पर सोनाली से शादी की थी। जिस तरह उसे विक्रम के पास आने की जल्दी थी, उसी तरह जल्दी ही विक्रम के प्यार का भूत भी उसके सिर से उतर गया। वो एक आजाद ख्याल लड़की थी। पार्टियों में जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसका पसंदीदा शौक था, और यह सब कुछ विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से अक्सर उनके बीच झगड़े होते रहते थे। प्रिया के जन्म पर भी सोनाली ने काफी हंगामा किया था। वो अबॉर्शन करवाने लगी थी। बच्चे पैदा करके वह अपना फिगर और अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती थी। हर कीमत पर बच्चे से छुटकारा चाहिए था उसे, जिस पर विक्रम ने एक बार उस पर हाथ भी उठा दिया। बहुत मुश्किल से उसने सोनाली को इस काम से रोका और सोनाली की तरफ से यह शर्त रखी गई कि बच्चे के जन्म के बाद विक्रम मेहरा उसे तलाक दे देगा। विक्रम ने उसकी शर्त मान ली। उसे अपनी बच्ची से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं था, और फिर प्रिया के पैदा होते ही उसने उसे तलाक दे दिया।
अब सोनाली अपनी जिंदगी बहुत खुशी से और अपनी मर्जी से जी रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी एक बेटी भी है जिसे उसकी जरूरत है। प्रिया अपनी दादी की देखरेख में पली बढ़ी थी बिना मां के, और आज इस घर में एक नए अस्तित्व का आगमन हुआ था। अनन्या, निखिल जी की बेटी। अब यह नया सदस्य उनके जीवन में खुशियां लाएगा या इम्तिहान, ये तो वक्त ही बताएगा। ये दिल्ली के एक बहुत बड़े क्लब का दृश्य था, जहां रात के 11 बजे लड़के लड़कियां ऐश और मौज कर रहे थे और कुछ नशे में धुत इधर उधर झूम रहे थे। उन्हीं में सोनाली भी मौजूद थी। वो अपने दोस्तों के साथ वहां एंजॉय करने आई थी और क्लब आना उसकी पसंदीदा हॉबी थी। सोनाली, मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। उसकी एक दोस्त रिया ने उसे ज्यादा मात्रा में ड्रिंक करते देख फौरन टोका। अरे यार, अभी तो आए हैं, अभी तो थोड़ा नशा चढ़ने दो, चले जाएंगे घर। घर ही जाना है और कहाँ जाना है? सोनाली ने नशे में झूमते हुए कहा। उसी वक्त वहां आदित्य खुराना की एंट्री हुई। वो एक खूबसूरत जवान मर्द था जिस पर काफी लड़कियां मरती थीं, लेकिन वो बेहद घमंडी और दिलफेंक इंसान था। जल्दी किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। अचानक सोनाली उठकर उसके पास से गुजरी तो उसका पैर फिसल गया और वो सीधा आदित्य खुराना की गोद में जा गिरी। आदित्य खुराना ने तुरंत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया। एक पल में दोनों की नजरों का टकराव हुआ और दोनों की धड़कनों ने शोर मचा दिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आदित्य खुराना के मुंह से ये शब्द निकले तो सोनाली के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। तुम बहुत हैंडसम हो। सोनाली ने भी जवाब में उसकी तारीफ कर दी और उसकी गोद से उठकर वहां से चली गई। अब आदित्य खुराना की नजरें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। फिर वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ा। मैं इतने वक्त से यहां आ रहा हूं, लेकिन ये लड़की कभी नहीं देखी। कौन है ये? लगता है अपने खुराना साहब का दिल आ गया है लड़की पे, आकाश ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो आदित्य खुराना मुस्कुरा दिया और आकाश उसे सोनाली के बारे में जानकारी देने लगा। थोड़ी देर बाद सोनाली वापस आती दिखी। इस बार आदित्य खुराना उसे सिर से पांव तक गहराई से देखने लगा। सोनाली ने भी उसके देखने को महसूस किया और एक अदा से अपने बाल झटकते हुए उसके पास से गुजरी। आदित्य खुराना उठते हुए उसके पीछे डांस फ्लोर तक गया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ खींच लिया। वो अचानक घबरा गई और दोनों हाथ आदित्य खुराना के कंधों पर रखते हुए गहरी सांसें भरने लगी। उसके एक कंधे से उसकी शर्ट ढलक रही थी। पेट और कमर आधे खुले हुए एक अलग ही नजारा पेश कर रहे थे। उसकी स्कर्ट भी उसकी टांगों को पूरी तरह ढक नहीं पा रही थी। हमेशा का हुस्न परस्त आदित्य खुराना उसे इस हाल में देखकर बुरी तरह बहक गया। उसका खूबसूरत जिस्म, उसकी नाजुकता ने आदित्य की आंखों में नशा भर दिया। आदित्य खुराना डांस करते हुए उसे अलग अलग अंदाज से छूने लगा और साथ ही उसके चेहरे के बदलते हाव भाव को भी गहराई से देखने लगा। नशे की वजह से उसकी आंखें बेहद लाल हो रही थीं, जैसे सामने खड़े शख्स की चाहत नशा बनकर उसकी रगों में उतरती जा रही थी। बेपरवाह होकर सोनाली ने आगे बढ़ते हुए अचानक आदित्य खुराना के गालों पर अपने होंठ रख दिए। एक झटका सा आदित्य खुराना के पूरे जिस्म में दौड़ गया। अगले ही पल झटके से आदित्य ने सोनाली का रुख मोड़ा और अब उसकी कमर के चारों ओर हाथ बांधे वो डांस स्टेप ले रहा था। दूसरी ओर बैठी रिया की सांसें जैसे गले में अटक गईं। उसकी आंखों में मिर्ची सी जलन होने लगी। वो आदित्य से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसका मंगेतर था, लेकिन आदित्य को वह सांवली सी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कभी उसे कुछ दिया ही नहीं था। खूबसूरती उसकी कमजोरी थी और आज वही खूबसूरती उसे सोनाली के रूप में मिल गई थी। इससे पहले कि आदित्य और सोनाली के बीच नजदीकियां बढ़तीं, रिया फौरन डांस फ्लोर की ओर बढ़ी और सोनाली का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसकी इस हरकत पर आदित्य ने उसे घूर कर देखा। सोनाली, चलो देर हो रही है। रिया उसका हाथ पकड़े हुए डांस फ्लोर से नीचे उतरी। अगले ही पल सोनाली ने उससे हाथ छुड़ाया और तभी आदित्य ने फिर से सोनाली का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना छलक जाए, गेट आउट। आदित्य खुराना ने रिया को बुरी तरह बेइज्जत कर दिया। आदित्य प्लीज, ये होश में नहीं है, प्लीज इसे जाने दें, रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली। तुम्हें जाने दे रहा हूं, शुक्र मनाओ। कहते हुए आदित्य सोनाली को साथ लेकर वहां से चला गया।
प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो वहां से भागती हुई बाहर निकल गई। विक्रम ने अनन्या का एडमिशन दिल्ली के एक बहुत ही हाई फाई कॉलेज में करवा दिया और सुनीता जी के कहने पर उसके लिए एक कार और एक ड्राइवर भी रखवा दिया, जो उसे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहा था, जबकि प्रिया को स्कूल से लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी खुद विक्रम ने उठाई थी। अपनी बेटी के मामले में वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। प्रिया को घर छोड़कर जब वो वापस अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसे अनन्या गाड़ी से उतरते और घर के अंदर जाते हुए दिखाई दी। कॉलेज यूनिफॉर्म में वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लग रही थी, जबकि उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। सुनिए, वो अचानक रुककर विक्रम से कुछ कहने की कोशिश की। जी बोलिए, विक्रम ने जाते जाते रुककर जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अनन्या ने सिर झुकाए हुए कहा। हाँ बोलो, विक्रम ने घड़ी पर समय देखते हुए जल्दी में कहा। आपका शुक्रिया करना था, आपने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया। यह आपका एहसान है और मैं यह सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और यह शौक माँ बाप के चले जाने के बाद पूरे नहीं हो सकते थे, पर आप मेरे मसीहा हैं। थैंक यू सो मच। उसके हर शब्द में इज्जत और सम्मान झलक रहा था। उसकी बातें सुनकर विक्रम के दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी उठी कि कुछ दिन पहले वही इसके यहाँ आने पर अपनी माँ के सामने एतराज कर रहा था और आज यही शुक्रिया अदा करने आई है। कोई बात नहीं, जाओ अंदर, विक्रम ने सरसरी अंदाज में कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि अनन्या वहीं खड़ी उसे बहुत ध्यान से देखती रही। उसकी आंख खुली तो सिर भारी भारी हो रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलकर वो उठकर बैठी। अपना सिर दोनों हाथों पर टिकाए वो अभी नशे में डोल रही थी। खिड़की से आती रोशनी दिल के उजाले का पैगाम दे रही थी। तभी अचानक सोनाली के दिमाग की बत्ती जली। वो झट से आगे बढ़ी और कमरे का जायजा लेने लगी। शायद यह किसी होटल का कमरा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर मिस्टर कमलेश की लगभग 60 मिस्ड कॉल्स थीं, जो अलग अलग समय पर की गई थीं। घड़ी देखी तो वो एकदम घबरा गई। सुबह के 11 बज रहे थे और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करूं? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई और किसके साथ थी? कौन मुझे लाया? बहुत से ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगे। उसी पल बाथरूम से एक शख्स बाथरॉब पहने बाहर निकला, जिसे देखकर सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए। अगली ही नजर उसकी अपनी बिखरी हुई हालत पर गई। घुटनों से ऊपर व्हाइट नाइटी पहने वो उस वक्त अजीब हाल में थी। दिल ही दिल में वो बहुत शर्मिंदा हुई। उसे उठता देख आदित्य खुराना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जाग गई? मुझे तो लगा था तुम अब रात को ही उठोगी। आदित्य ने सिगरेट सुलगाते हुए गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो पूरी तरह पैनिक हो गई। मैंने तो कुछ नहीं किया। जो किया तुमने खुद किया, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ। यकीन नहीं आता तो अपने जिस्म पर निशान देख लो। मैं भी अपने शरीर के निशान दिखा देता, लेकिन मैं फिलहाल नहाकर आ चुका हूं। कहते हुए आदित्य खुराना की आवाज एकदम मदहोश होने लगी थी। शट अप! सोनाली गुस्से से चिल्लाई और कमरे में पड़े अपने कपड़ों को खोजती हुई उन्हें लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी। आदित्य खुराना के चेहरे पर उस वक्त भी एक गहरी मुस्कान थी। थोड़ी देर में ही वो शावर लेकर तैयार हुई और बाहर आई। अब वो अपना पर्स उठा रही थी। मोबाइल उठाकर आती हुई कॉल्स देखीं तो उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम बहुत हॉट लग रही हो यार। रात के लिए चाहो तो मुझसे अमाउंट डिमांड कर सकती हो। बहुत अच्छा वक्त गुजारा तुम्हारे साथ। आदित्य खुराना सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए गहरी नजरों से डूबकर बोला। सोनाली, जो दरवाजे का लॉक खोल रही थी, उसकी बात पर रुक गई और पलटकर उसे गुस्से से घूरा। शट अप यू! मिस सोनाली, गाली नहीं। वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। वैसे तो आदित्य खुराना यूज की गई चीजों को हाथ नहीं लगाता, मगर तुम्हारे हुस्न का नशा रात को इतना चढ़ गया कि ये बात भी भूल गया। वो क्या जताना चाहता था सोनाली अच्छे से समझ गई थी। तुम एक बेहद घटिया और घिनौना इंसान हो। लड़की के नशे में होने का फायदा उठाया है तुमने, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब लड़की खुद नशा बनकर किसी को अपनी तरफ खींचे तो बेचारा मर्द क्या करे? वैसे बहुत तरसी हुई हालत थी तुम्हारी। पता नहीं कब से तरसी हुई थी, जो इस कदर जुनूनियत के साथ मुझसे लिपट गईं।
बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से से चीखती हुई वहां से बाहर निकल गई, जबकि आदित्य खुराना की हंसी उसके पीछे पीछे दूर तक गूंजती रही। मेरा हाथ छोड़िए, अनन्या ने घबराकर ड्राइवर से कहा, जो आज अचानक ही उसे कॉलेज से लेने आया था और आते ही उसका हाथ थाम लिया था। इस ड्राइवर की उम्र लगभग 40-45 साल के बीच थी और वो भी सुनीता जी की जान पहचान वाला था, लेकिन वो इस तरह अनन्या का हाथ पकड़ सकता है, इस बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। क्या मसला है? हाथ ही तो पकड़ा है, इतनी चीख पुकार क्यों मचा रही हो? ड्राइवर सतीश थोड़ा गुस्से में बोला। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो मैं आंटी को बता दूंगी। अनन्या अपनी धड़कनों को संभालती हुई कार की पिछली सीट पर जा बैठी, जबकि सतीश मुंह बनाता हुआ ड्राइविंग सीट पर आया। शोर तो ऐसे मचा रही हो जैसे तुझे पहले किसी ने नहीं छुआ। एक जवान मर्द के घर में रहती हो और उसने तुझे छोड़ा होगा, सतीश ने तिरस्कार से कहा। सतीश की बात पर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बोलने को था ही क्या? अपनों के होते हुए वो गैर लोगों के बीच रह रही थी, तो दुनिया वाले तो बातें बनाते ही। वो किस किस का मुंह बंद करती। हाँ भाई, उसके पास पैसा है, क्या हुआ अगर वो एक बेटी का बाप है? तेरा पूरा खर्चा वहीं तो उठा रहा है। वो पागल तो नहीं जो तुझे अपने पास रखे, सब पता है मुझे। उसे खुश करती है बस, मेरे सामने मासूम बनने का ड्रामा कर रही है। सतीश की इतनी गिरी हुई बात सुनकर अनन्या का दिल किया कि वो इस आदमी के मुंह पर तमाचा मार दे, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसी की गाड़ी में थी, उसी के रहमो करम पर थी। बस वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। जैसे ही गाड़ी घर में दाखिल हुई, सतीश ने दोबारा उसका हाथ थाम लिया। अनन्या ने डरी हुई नजरों से सतीश की आंखों में देखा। सतीश की आंखों में उस वक्त धमकी के रंग चमक रहे थे। खबरदार जो किसी को यह बात बताई, वरना ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सतीश ने उसे धमकी दी तो वो डर कर गाड़ी से उतरती हुई अंदर भाग गई। उम्मीद है किसी को कुछ नहीं कहेगी। सतीश अब थोड़ा परेशान हो रहा था। अनन्या अंदर आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। जिस डर से वो अपने चाचा के घर से भागी थी, वही डर अब यहां भी नाक बनकर उसे डसने को तैयार था। वो सिसक रही थी। माँ बाप क्यों मर जाते हैं अपनी जवान बेटियों को इस जालिम दुनिया में छोड़कर? वो किसके सहारे छोड़कर खुद हमेशा के लिए सो जाते हैं? वो बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसकी आंसू सुनने वाला कोई नहीं था। विक्रम इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, जिस वजह से प्रिया को स्कूल से लाने छोड़ने की जिम्मेदारी उसने सतीश पर ही डाल दी थी। अनन्या को सतीश पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेना शुरू कर दिया और सतीश व प्रिया के साथ ही घर वापस आती थी। इस सब के दौरान उस ड्राइवर ने दोबारा कोई गलत हरकत नहीं की, जिससे वो थोड़ी संतुष्ट हो गई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह खामोशी तूफान से पहले की है और वो ड्राइवर किसी मौके की ताक में बैठा है। सोनाली अपने कमरे में बैठी सिगरेट के कश भर रही थी। रात को घर न आने पर कमलेश साहब ने उससे सवाल जवाब किए थे और उसके बाद शाम के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। सोनाली जानती थी वो गलती पर है, इसलिए चुपचाप अपने बाप की बात मान ली थी, लेकिन अब वो घर पर रहते रहते बोर हो चुकी थी। रात के वक्त जब तक क्लब न जाए उसे सुकून नहीं आता था और आदित्य खुराना से तो उसकी दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई थी और वो चाहती भी नहीं थी कि दोबारा उससे मिले, जबकि आदित्य खुराना क्लब में उसी की खातिर हर रोज आता, लेकिन हर दिन मायूस होकर वापस लौट जाता। एक शाम फिर से वो क्लब में दिखाई दी। वही रंग रूप, वही दमकती चमकती सुनहरी रंगत। आदित्य खुराना ने बेकरार होकर अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल को सुकून मिल गया हो। बेशक वो खूबसूरती की बेहतरीन मिसाल थी। उसे पता था कि 5 साल पहले उसका तलाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसकी खूबसूरती में जरा सा भी फर्क नहीं आया था और आदित्य खुराना यह बात पूरे यकीन से कह सकता था। कैसी है मिस सोनाली? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगा। सोनाली ने चेहरा फेरते हुए उसे एक घूरती नजर से देखा और फिर अपनी ड्रिंक की तरफ ध्यान दे दिया। लगता है नाराज है मुझसे। आदित्य खुराना ने बातों का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं कि नाराजगी या मान अव्वल हो, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
वो अपना ड्रिंक का गिलास उठाते हुए वहां से उठ गई। रिश्ता तो बहुत गहरा बन गया है आपसे। उसकी आवाज कानों से टकराई तो सोनाली ने गुस्से से गहरी सांस लेते हुए उसकी ओर पलटी। वो उसे सिर से पांव तक यूं देख रहा था जैसे उसकी आंखों में एक्सरे मशीन फिट हो। सोनाली धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आई। अपनी जबान और अपनी नजरों पर काबू रखो मिस्टर आदित्य खुराना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे गुस्से से भरी धमकी देती हुई वहां से चली गई, जबकि आदित्य खुराना आज इतने दिनों बाद उसकी एक झलक देखकर जैसे अंदर तक सुकून में डूब चुका था। कुछ तो खास बात थी इस लड़की में जो आदित्य खुराना के दिल को छू गई थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि अचानक अनन्या की नींद खुल गई। जब से विक्रम मेहरा घर नहीं था तब से वो प्रिया के ही कमरे में सो रही थी। अभी उसे सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे लगा जैसे खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। वो घबराकर उठ बैठी। फिर उसने इसे अपना वहम समझकर प्रिया पर कंबल ठीक करते हुए दोबारा सोने की कोशिश की कि दस्तक एक बार फिर हुई और इस बार आवाज और ज्यादा तेज थी। अनन्या बुरी तरह डर गई। खिड़की खुली हुई थी और ऐसे में जो भी बाहर था वो अंदर आ सकता था। अनन्या ने फौरन उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की कि इतने में सतीश छलांग लगाता हुआ खिड़की से अंदर आ गया। इससे पहले अनन्या चीखती चिल्लाती, सतीश ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों को दबा दिया। खबरदार जो आवाज निकाली, वरना जो सामने बच्ची सो रही है ना, वो अपनी जान जाएगी। सतीश ने उसे सख्त धमकी दी, जिस पर अनन्या बिल्कुल खामोश हो गई। उसने अनन्या के मुंह से हाथ हटाया तो वो सिसक पड़ी। क्यों आए हो यहां? जाओ यहां से। अनन्या ने हिम्मत करके उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया। प्यारी प्यारी सी मेरी बुलबुल, थोड़ा सा खुश कर दे, फिर चला जाऊंगा। वो उसके दोनों बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ अपना चेहरा उसके चेहरे दो के पास लाने लगा और अनन्या बुरी तरह रो पड़ी। अनन्या के रोने से सतीश बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसे यह भी डर था कि कहीं अनन्या के रोने की आवाज सुनकर कोई कमरे में न आ जाए। चुप, रोना बंद कर, वरना बुरा हाल कर दूंगा। प्लीज छोड़ो मुझे, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। ए लड़की सुन, अगर तूने मुझे खुश नहीं किया तो जो बच्ची सामने लेटी है मैं उससे अपना दिल। खबरदार, खबरदार, जो प्रिया को गंदी नजर से देखा भी तेरी सांसें तेरे ऊपर हराम कर दूंगी। अनन्या ने उसके मुंह पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके हाथों को जोर से थाम लिया। ठीक है, तेरी बात मान लेता हूं, प्रिया को कुछ नहीं कहता। चल अब जल्दी कर, मेरे पास वक्त नहीं है। वो उसे सोफे पर धकेलता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और अनन्या का दिल जैसे पिंजरे में कैद परिंदे की तरह तड़पने लगा। वो उसकी दोनों कलाइयों को जोर से पकड़े उस पर झुका ही था कि अनन्या के मुंह से अचानक एक चीख निकल गई। अनन्या के चीखने पर सतीश को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका गाल जलने लगा। चीखें ऐसे मार रही हैं जैसे पहली बार कोई मर्द उसके करीब आया हो। चल अब चुपचाप मेरी सारी बातें मानती चल। वो पूरी तरह उस पर झुकता हुआ जुनूनी हो गया और अनन्या बुरी तरह रो रही थी। उसके वजूद को वो भूखे भेड़िए की तरह देखता हुआ उस पर झुकने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। विक्रम का आज प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था। जैसे ही काम खत्म हुआ वो उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो अपनी माँ सुनीता जी से बात करता रहा। सोने से पहले प्रिया ने भी अपने पापा से बात की थी और उसे नहीं पता था कि आज उसके पापा वापस आ रहे हैं और वो प्रिया को सरप्राइज देने वाले हैं। रात के करीब 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ। वो प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसकी नींद का ख्याल करके दरवाजे तक गया, फिर वापस लौट गया, यह सोचकर कि सुबह अपनी बेटी से मिलेगा। अभी वो सो रही है तो सोने देता हूं। यही सोचकर विक्रम प्रिया के कमरे के बाहर से ही लौट गया, लेकिन अगले ही पल एक लड़की की चीख ने उसके कदम रोक दिए। वो बुरी तरह कांप उठा। वो दिल दहला देने वाली चीख सुनते ही फौरन वापस पलटा और प्रिया के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट भी ऑन कर दी। सामने का मंजर देखते ही विक्रम की आंखों में खून की लपटें उठने लगीं। अनन्या बुरी तरह रो रही थी और मदद की उम्मीद भरी निगाहों से विक्रम की ओर देख रही थी। विक्रम ने बिना देर किए आगे बढ़कर सतीश के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया।
ये लड़की, इसी ने मुझे बुलाया था अंदर। सतीश ने घबराकर अनन्या की तरफ इशारा करते हुए सारा इल्जाम उसी पर डालने की कोशिश की, लेकिन अनन्या की हालत देखकर विक्रम को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि गुनहगार कौन है। विक्रम ने अपनी जैकेट उतारकर तुरंत अनन्या पर डाल दी, जिससे उसका वजूद ढक गया। अगले ही पल उसने सतीश को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। सुनीता जी भी अपने कमरे से शोर सुनकर बाहर आ गईं। शोर शराबे की आवाज से प्रिया भी डर कर उठ बैठी और रोने लगी। सुनीता जी फौरन आगे बढ़ीं और प्रिया को अपनी गोद में ले लिया। अब तक उनकी नजर अनन्या पर नहीं पड़ी थी। विक्रम सतीश को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल तक ले गया। उसने गार्ड्स को गुस्से से आवाज दी। 2 मिनट के अंदर सारे गार्ड्स वहां पहुंच गए। इस आदमी को अभी के अभी पुलिस के हवाले करो। सर, ये तो बेहोश हो गया है। एक गार्ड ने आगे बढ़कर सतीश को चेक करने के बाद कहा, बेहोश हो गया है या मर गया, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे यह आदमी फौरन सलाखों के पीछे चाहिए। विक्रम ने गुस्से से बिना कोई रहम किए कहा। गार्ड ने सतीश को अपने कंधे पर डाला और बाहर की ओर बढ़ गया। विक्रम अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए गहरी सांसें लेने लगा। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसके घर में एक औरत की इज्जत भी सेफ नहीं थी। उसका जी चाहा इस पूरे घर को आग लगा दे। कैसे यह कमरे तक पहुंच गया? विक्रम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो वापस अंदर की तरफ गया, जहां सुनीता जी ने प्रिया को सीने से लगाया हुआ था और दूसरी तरफ अनन्या के पास बैठी उसे तरस भरी नजरों से देख रही थीं। उन्हें सारा मामला समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इससे पहले वो अनन्या को कोई तसल्ली देती, विक्रम तेजी से गुस्से में वापस अंदर आया और अनन्या की कलाई पकड़कर उसे प्रिया के कमरे से बाहर ले गया। अनन्या उसके साथ घसीटती हुई चली जा रही थी। विक्रम उसे उसी के कमरे में लाकर जोर से बिस्तर पर पटक देता है। अनन्या घबराकर उसकी तरफ सहमी हुई नजरों से देखती है। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? अनन्या ने डरते हुए उसकी ओर देखा। हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। अगर उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी के कमरे तक पहुंच गया? तुम ही उसे वहां तक लेकर गई थी ना? विक्रम गुस्से से उस पर झुका हुआ था और अनन्या की सांसें जैसे रुकने लगी थीं। विक्रम बेटा, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो अनन्या को। अचानक सुनीता जी कमरे में दाखिल होकर बीच में आईं और विक्रम से अनन्या को छुड़ाया। मम्मा, आप जानती हैं कि वो आदमी मेरी बेटी के कमरे तक कैसे पहुंच गया, और वो भी सिर्फ इसी की वजह से। विक्रम गुस्से से दहाड़ा। इसमें अनन्या का कोई कसूर नहीं है। तुम उसकी हालत तो देखो। अगर वो ऐसा कुछ करना चाहती तो यहां कभी ना आती। सुनीता जी ने विक्रम को पीछे करते हुए आगे बढ़कर अनन्या को अपने सीने से लगा लिया और अनन्या रोती हुई उनसे लिपटकर और भी फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद आया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था। वो झूठ बोल रहा था कि मैंने उसे बुलाया था। अनन्या की सफाई पर विक्रम फिर से गुस्से से चिल्लाया तो अनन्या सहम कर फिर से सुनीता जी से लिपट गई। तो मम्मा को नहीं बता सकती थी? इतनी जल्दी अपना आप उसके सामने पेश कर दिया। अपनी मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकती थी? विक्रम की बातों पर अनन्या की आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। आंटी, उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने किसी को बताया और चीख ही चिल्लाई तो वो प्रिया को। अनन्या अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन विक्रम उसकी बात का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया था और गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सुनीता जी ने दुख भरी निगाहों से अपने बेटे की ओर देखा, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सोनाली गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसे मिचली सी आने लगी। वो तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ भागी। उल्टी करते करते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो मुश्किल से खुद को घसीटती हुई कमरे की ओर बढ़ी। बिस्तर पर बैठते ही उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसा महसूस कर रही थी। इससे पहले भी वो इस दौर से गुजर चुकी थी और आज यह सब सोचते हुए उसके दिल को कुछ हुआ। उसने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 12 बज चुके थे। रातों को जागना और दिन में सोना उसकी आदत बन गई थी। तैयार होकर वो तुरंत घर से निकली और अस्पताल का रुख किया। वहां अपनी दोस्त को सब कुछ बताया और चेकअप करवाया। जिस बात का डर था वही हुआ। वो प्रेग्नेंट थी। उसने अपना सिर हाथों में थाम लिया और गहरी सोच में डूब गई। यकीनन
उस घटिया आदित्य खुराना का किया धरा था, जिसने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया। उसे बार बार आदित्य से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने खुद को नशे में इतना डुबो दिया था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? ये पाप है, उसकी दोस्त ने कहा। जब सोनाली ने अबॉर्शन की बात की, प्लीज नेहा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरी हालत समझने की कोशिश करो। देखो सोनाली, नेहा अपनी बात समझा नहीं पा रही थी और नेहा किसी भी हाल में यह पाप करना नहीं चाहती थी। ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था सोनाली। मैं किसी बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही। नेहा प्लीज, मैं यह नहीं कर सकती, ये इंसानियत पर बहुत बड़ा दाग है। सॉरी सोनाली, चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है, तुम मत करो, पैसे लेकर कोई भी कर देगा, समझी? कहते हुए वो उठकर खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ी। तभी नेहा ने उसे एक सलाह दी, तो उस बच्चे के बाप से शादी क्यों नहीं कर लेती? यकीनन वही एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम पागल हो? इसी बच्चे की वजह से मैंने पहले भी तलाक लिया था और अब मैं फिर से शादी कर लूं? मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। तुम अपनी इंसानियत का लेक्चर देती रहो, मैं जा रही हूं। सोनाली बेरुखी से कहती हुई डॉक्टर नेहा के कमरे से बाहर निकल गई। उसी वक्त अचानक उसका टकराव संयोग से आदित्य खुराना से हो गया। यूं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया है। दिल करता है इस दुनिया से तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूं। वो गुस्से से आगे बढ़ी, लेकिन मिस्टर आदित्य झटके से पीछे हट गया। क्या हो गया है? आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रही हो। क्या ख्याल है, एक रूम बुक करवा लूं? आंख मारते हुए उसने धीरे से कहा, जिससे सोनाली और भी भड़क उठी। जो बीज पहले बोया है ना, उसे तो काट लूं, उसके बाद तुमसे मिलती हूं और अच्छे से तुमसे हिसाब किताब भी करती हूं। सोनाली की बात पर वो उलझन में पड़ गया। जबकि वो सीधे अस्पताल से बाहर निकल चुकी थी, तभी उसकी नजर वहीं गई जहां से वो निकली थी। वो गायनी वार्ड था, मतलब सोनाली प्रेग्नेंट है। आदित्य को जैसे करंट लगा, तभी डॉक्टर नेहा बाहर आती दिखी। कैसे हैं मिस्टर आदित्य खुराना, और अब आपकी बहन की तबीयत कैसी है? नेहा आदित्य खुराना को जानती थी। वो अक्सर अपनी बहन को लेकर वहीं आते थे, जिसके पति की कुछ वक्त पहले मर चुके थे। लेकिन उसकी पत्नी यानी आदित्य खुराना की बहन प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो उसे डॉक्टर नेहा के पास चेकअप के लिए लाता था। जी, भगवान की कृपा है, वो ठीक है। ये सोनाली यहाँ क्या कर रही थी? आप जानती हैं सोनाली को? नेहा को हैरानी हुई। दोस्त है, आदित्य ने धीरे से कहा। अगर आप उसके दोस्त हैं तो प्लीज उसे समझाइए, लेकिन छोड़िए, उसने मेरी नहीं सुनी तो आपकी क्या सुनेगी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं मिस्टर आदित्य, कुछ हादसे हमारी जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा सबक सिखा जाते हैं, लेकिन एक सोनाली है जो अपने साथ हुए हादसे से कोई सबक नहीं सीखती। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? आई थिंक शी इज। वो जानना चाहता था। डॉक्टर नेहा बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब आदित्य की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। हाँ, तुम सही हो, वो प्रेग्नेंट है और अफसोस वो ये बच्चा रखना नहीं चाहती। डॉक्टर नेहा ने सोनाली के बारे में आदित्य को सब बता दिया। ये सुनते ही वो जैसे जमीन पर गिर पड़ा था। ये आप क्या कह रही हैं? मम्मा, मैं इस छोटी सी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? आपने मेरी और उसकी उम्र में फर्क देखा है? बेटा, उम्र के फर्क में कुछ नहीं रखा। भगवान की कृपा है कि उसके साथ कोई बुरा हादसा नहीं हुआ, और मेरी यही ख्वाहिश है कि अनन्या इसी घर में रहे। जिस तरह उस दिन उसने प्रिया के लिए जो कुछ किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की प्रिया को माँ जैसा प्यार दे सकती है। मम्मा, वो बहुत छोटी है, आप समझ क्यों नहीं रही? शायद वो मुझसे 12 साल छोटी है और आप चाहती हैं कि मैं उसे अपनी बीवी बना लूं? इम्पॉसिबल मम्मा, ये नहीं हो सकता। प्लीज ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें, और ये बात अनन्या के दिमाग में भी मत डालिएगा। इतनी कम उम्र में शादी नहीं हो सकती, अभी वो 18 की भी नहीं हुई। बेटा, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है। अगर हो सके तो इस बारे में जरूर सोचो। अगर अनन्या को हमारा नाम मिल गया तो कोई भी उसकी तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकेगा। सोचो इस बारे में। वो उसके कंधे पर हाथ रखती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसी वक्त प्रिया स्कूल से लौटते ही सीधा उससे आकर लिपट गई। बेटी को देखते ही विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। पापा, अनन्या दीदी को क्या हुआ है? उसके अचानक सवाल पर विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? क्या हुआ है?
वो बहुत रोती हैं, हर वक्त रोती हैं। अब तो हंसती भी नहीं और ना ही मेरे साथ खेलती हैं। प्लीज आप उन्हें कहिए कि ज्यादा ना रोया करें। मुझे उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हंसती हुई अच्छी लगती हैं, है ना पापा? वो बताते हुए उसे पूछती भी जा रही थी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो प्रिया को चुप करने की खातिर धीरे से बोला। पापा, आप अनन्या दीदी से बात करेंगे ना? उन्हें कहिएगा कि वो मेरे साथ खेलें। जब वो मेरे साथ खेलती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मैं बात करूंगा। अब तुम जाओ, कपड़े बदलो और खाना खाने जाओ। पापा वेटिंग फॉर यू। वो अपने पापा के गाल पर किस करके अपने कमरे की ओर चली गई। विक्रम गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ गई, जिससे सोनाली को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। सोनाली गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली तो सामने से आदित्य खुराना अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ रहा था। यह क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? सोनाली ने गुस्से से उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। क्या तुम गर्भवती हो? उसकी बात पर सोनाली ने अपने होंठ भींच लिए। बता दिया तुम्हें डॉक्टर नेहा ने? सोनाली गुस्से से बोली। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सोनाली। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। ओह हेलो, अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश भी की ना तो अच्छा नहीं होगा। और हटाओ अपनी गाड़ी मेरे रास्ते से। वो गुस्से में बोलती हुई पलट ही थी कि आदित्य खुराना ने उसकी कलाई गुस्से में पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? वो गहरी सांस भरता हुआ बोला और फिर आगे बोला। देखो सोनाली, मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले तुम कितनों के साथ। अपनी जबान को लगाम दो। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। और रही बात इस बच्चे की तो मैं जानूं, और यह बच्चा, तुम इसके बाप नहीं बनोगे। वो बेहद बदतमीजी से बोली, क्योंकि जो बात आदित्य करने वाला था वो सोनाली समझ चुकी थी। आदित्य खुराना ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और हाँ, वो पलटी। अगर मैं इतनी ही बुरी और कैरेक्टर से गिरी हुई होती तो 5 साल हो गए हैं मेरे तलाक को। अब तक ढेरों नाजायज बच्चे पैदा कर चुकी होती। बकवास बंद करो अपनी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे बस यह जानना है कि क्या यह बच्चा मेरा है। आदित्य को अपनी आवाज खुद भी किसी गहरी खाई से आती सी सुनाई दी। ये बच्चा चाहे जिसका भी हो, लेकिन बहुत जल्द मैं इससे छुटकारा पा लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सोनाली, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। वो गुस्से से दबे दबे स्वर में चिल्लाया। चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। लेकिन आदित्य खुराना ने एक न सुनी। उसे सोनाली से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। वो इस बच्चे को इस दुनिया में आने देना नहीं चाहती थी। वो ये बात अच्छे से समझ चुका था। वो बच्चा उसी का था और उस बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार भगवान ने उस मासूम की भी सुन ली और विक्रम ने सुनीता जी के समझाने पर अनन्या से शादी कर ली। उसे कुछ अफवाह भरी बातें भी सुनने को मिली थीं। वो पहले ही अनन्या का नाम अपने नाम से जुड़ता सुन चुका था और इसी एक डर की वजह से उसने अपनी मां को मना किया था कि किसी अजनबी लड़की को घर मत लाओ। लेकिन शायद उसके नसीब में भगवान ने यही लिखा था कि वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल करे। इस शादी में अनन्या के चाचा चाची भी आए थे, लेकिन उन्हें कोई खास अहमियत नहीं दी गई। वो थोड़ी देर बाद ही वापस लौट गए। अनन्या घबराई घबराई सी, सहमी हुई सी, सफेद और गुलाबी फ्रॉक में एक नन्ही सी परी की तरह तैयार हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्रिया ने भी बिल्कुल वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी। अब मैं आपको अनन्या मम्मा कहूंगी, वो उसका दुपट्टा छेड़ते हुए बोली। जी मेरी जान, आप जो मर्जी कहें, सर आंखों पर। उसने प्रिया को गोद में लिया और ढेर सारे उसके गालों पर किस करने लगी। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी पल विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। उसे बिस्तर पर बैठी खिलखिलाती देख एक सुकून की लहर उसके पूरे वजूद में उतरने लगी। पापा, आपको पता है, अनन्या अब मेरी मम्मा है। वो उसके कान में खुशी से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोली। अरे बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? चलो शाबाश, आओ दादी के पास आओ। सुनीता जी उसे बहाने से लेकर कमरे से बाहर निकल गईं। विक्रम ने एक नजर उस कमसिन दुल्हन पर डाली जो इस वक्त दुल्हन के रूप में सजी हुई अपनी सजी धजी सेज पर बैठी थी। हाँ यार, पैसा हो तो कोई भी उम्र नहीं देखता। एक क्या,
2 कर लो, जितनी चाहो शादियां कर लो। कम उम्र की लड़कियां तो अमीर लोगों की नजरों में फौरन आ जाती हैं। आज कही हुई कुछ बातें याद करके विक्रम के होंठ गुस्से से कस गए। उसे न जाने क्यों लग रहा था कि बात उसके किरदार तक पहुंच चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ज्यादा सोचने लगा था। दरवाजा लॉक करके वो कबर्ड की तरफ बढ़ा। अनन्या ने सहमी हुई निगाहों से उसकी पीठ की ओर देखा। वो अपना ड्रेस लेकर चुपचाप बाथरूम की ओर चला गया। अनन्या ने अपनी रुकी हुई सांसों को सामान्य किया। पता नहीं क्यों मुझे इनसे इतना डर लगने लगा है, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। पर उस दिन जो गुस्सा किया था, तौबा। याद करके वो क्राउन से टिकते हुए सोचती जा रही थी। विक्रम के बारे में सोचते हुए न जाने क्यों उसकी एक धड़कन मिस हो गई। चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आया। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? उठो और चेंज करो, पूरा बिस्तर बिखरा हुआ है, विक्रम ने बेहद संजीदगी से कहा। अनन्या झट से सीधी होकर बैठ गई। बिस्तर खाली करो अनन्या, वो दांत पीसते हुए बोला। अनन्या चुपचाप बिस्तर से उतर गई। विक्रम आगे बढ़कर गुलाब की पंखुड़ियां हटाकर तकिए पर सिर रखकर लेट गया। अपमान की भावना से अनन्या का चेहरा लाल हो गया, पर खुद पर काबू रखते हुए वो ड्रेसिंग रूम में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सिंपल सादा सूट पहनकर वो बाहर आई तो कमरे में 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। अनन्या धीरे धीरे चलती हुई, कंफ्यूज सी, बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर वहां से तकिया उठाने लगी ताकि सोफे पर जाकर सो सके। कहाँ जा रही हो? विक्रम को उसका यूं बिस्तर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। जी मैं सोफे पर, वो धीरे से हकलाते हुए बोली। बिस्तर पर आओ वापस और यहीं लेटो। हुक्म सुनाया गया तो वो धड़कते दिल के साथ वापस पलटी। तकिया धीरे से वापस रखा और बिस्तर के एक कोने में दुबक गई। घबराहट इतनी थी कि बार बार विक्रम की ओर ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो विक्रम के साथ एक ही बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। 17 साल की जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उसके दिल को छुआ था। वो न सिर्फ उम्र में उससे कहीं बड़ा था, बल्कि एक बच्ची का बाप भी था। लेकिन अनन्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो विक्रम को दिल की गद्दी पर बिठा चुकी थी। वो उसकी तरफ करवट लेकर हल्की रोशनी में उसके चेहरे के नक्शों को निहारने लगी। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा था विक्रम। न जाने क्यों अचानक ही अनन्या को उस पर ढेर सारा प्यार आने लगा। जी चाहा आगे बढ़कर विक्रम के चेहरे को छूकर महसूस करे, लेकिन वो ऐसा कर न सकी। बस यूं ही चुपके चुपके उसके चेहरे को निहारती रही। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करते हुए विक्रम ने झट से अपनी आंखें खोल दीं। अपनी चोरी पकड़े जाने पर अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। सो जाओ अनन्या, ऐसे मत देखो, वरना अगर जज्बात जाग गए तो तुम्हारी कमसिनी का भी लिहाज नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपनी उम्र से 2 गुने मर्द की शिद्दतों को सह सको। वो गहरी आवाज में खुद को काबू में रखते हुए बोला। उसकी बात का मतलब समझकर अनन्या का दिल जैसे पसलियों से टकराकर बाहर आने को बेताब हो उठा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी समा गई। अनन्या ने करवट बदलकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो जानता था कि इस लड़की के साथ शादी की पहली रात एक ही बिस्तर पर सोना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब यह लड़की दिल से उसे अपनाने को तैयार है। विक्रम की बातों पर अनन्या ने मुंह मोड़ लिया था और अब छत को घूरने लगी थी। इन्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर इतना भी स्टैमिना नहीं कि मैं अपने पति की शिद्दतों को सह सकूं? न जाने कौन सा स्केल है इनके पास जिससे इन्होंने मेरे पास आए बिना ही मेरी हिम्मत नाप ली। वो सोचते सोचते उदास हो गई थी। कुछ ही देर में विक्रम के हल्के हल्के खर्राटों की आवाज पर अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो अपनी सुहागरात पर कैसे मेरे हुस्न की परवाह किए बिना यूं चैन से सो सकता है? अनन्या की आंखें आंसुओं से भरने लगीं। वो करवट बदलकर सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्यों लाए हो मुझे यहां? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी आदित्य खुराना। वो किसी बिफरी हुई शेरनी की तरह उस पर झपटी थी, जिसने उसे अपनी हवेली लाकर सीधे अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया था। वो फोन पर अपने दोस्तों को पंडित जी का इंतजाम करने के लिए कहने लगा। उसे उसी वक्त सोनाली से शादी करनी थी। क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा आदित्य खुराना। मैं एक आजाद पंछी हूं, कैद में रहना नहीं सीखा मैंने। तुम्हें यह बच्चा चाहिए ना, मैं इसे जन्म दे दूंगी,
लेकिन तुमसे शादी करके तुम्हारी कैद में कभी नहीं रहूंगी, समझे तुम? वो न जाने किस घमंड में ये सब कह रही थी। आदित्य खुराना गुस्से से उसकी ओर बढ़ा, उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झकझोर दिया। मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं अपने बच्चे पर नाजायज होने का दाग नहीं लगने देना चाहता, इसलिए चुपचाप शादी करो और जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता यहीं रहो, उसके बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो ठंडी और रूखी आवाज में गुर्राता हुआ बोला। सोनाली ने अपने नाजुक नरम होंठों को दांतों से काट लिया। वो जब भी बेचैनी में होती उसका यही हाल होता था। आदित्य का मन किया कि वो खुद उसके होंठों पर जुल्म कर दे, लेकिन फिलहाल वो चुप रह गया। बाहर निकलते हुए उसने सोनाली के डैड मिस्टर कमलेश से भी संपर्क कर लिया। फोन पर सब कुछ बताकर उन्हें अपने घर बुला लिया। कुछ ही देर में कमलेश साहब की मौजूदगी में उन दोनों की शादी हो गई। जिस चीज से बचने के लिए सोनाली ने विक्रम से तलाक लिया था, आज फिर वही उसकी जिंदगी में आ खड़ी हुई थी। आदित्य खुराना, मेरी बेटी एक जिद्दी और बेकाबू घोड़ी है, उम्मीद करता हूं तुम इसे लगाम डाल पाओगे, कमलेश साहब ने तीखी नजर से सोनाली को घूरते हुए कहा। सोनाली का मुंह बन गया। सबके जाने के बाद वो उसके पास कमरे में आया जहां वो ज्वालामुखी बनी खड़ी थी और सीधे उसके गिरेबान तक पहुंच गई। मुझसे शादी करके खुद को कोई बहुत बड़ा सूरमा मत समझना, मुझे वो विक्रम मेहरा काबू नहीं कर सका तो तुम क्या चीज हो? वो झटके से उसका कॉलर छोड़कर पलट गई, लेकिन आदित्य ने उसे वापस अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर झुककर उसकी सांसों को कैद कर लिया। वो मछली की तरह तड़पी, पर उसे कोई रास्ता न मिला। उसके हर बात का जवाब आदित्य उसके नाजुक होंठों पर जुल्म करके दे रहा था। उसे यूं ही लिए वो उसे बिस्तर पर लेकर आया था, लेकिन बिस्तर पर गिरने से पहले उसने सोनाली की कमर को थाम लिया था ताकि उसके पेट पर कोई चोट न लगे, मगर उसके होंठों को लाल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए जब वो थोड़ा पीछे हटा तो उसके सामने वही बदतमीज लड़की खड़ी थी। वो और था, मैं आदित्य हूं। उसने तो तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इन 9 महीनों में मैं तुम्हें अपना इस कदर आदी बना लूंगा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकोगी। वो उसके ऊपर झुककर दोनों हाथों से उसे घेरते हुए गुर्राया। इस गलत फहमी से बाहर निकलो आदित्य, सोनाली नाम की चिड़िया को काबू में करना इतना आसान नहीं। वो उसे फिर से छुआती देती हुई बोली। जवाब में आदित्य ने 1 मिनट में उसकी शर्ट उतारी और फिर बिना उसे सोचने समझने का मौका दिए उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। वो सिसक उठी। आज रात मेरी बाहों से निकलकर दिखाओ तो मान जाऊं तुम्हारी बात। उसका घमंड और गुस्सा देखकर आदित्य को भी गुस्सा आया था और अपने गुस्से का इजहार उसने सोनाली के कंधे पर अपने दांतों से दर्द देकर जाहिर कर दिया। वो दर्द से तड़प उठी। दूर हटो बहशी इंसान, इतनी सख्ती से तो विक्रम ने भी उसे कभी नहीं छुआ था, बल्कि जब विक्रम को मना करती तो वो कभी उसके पास नहीं आता था। कितने कितने दिन तक वो खुद को विक्रम से दूर रखती रही। 1 साल में बहुत ही कम उसने विक्रम को उसका हक दिया था, लेकिन आदित्य तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहां तक कि उसे सांस लेने की मोहलत भी नहीं दे रहा था। अपनी शिद्दतों को उस पर लाते हुए उसने कुछ ही पल में उसे बेबस कर दिया था। क्या हुआ? बस इतना ही दम था। उस पर अपनी शिद्दतें ढालने के बावजूद आदित्य ने उसके पेट पर जरा सा भी बोझ नहीं डाला था। सोनाली की खामोशी पर वो हल्के से मुस्कुराया और इस बार बहुत मोहब्बत से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। पहली बार जब वो उसके करीब आया था वो होश में नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी तरह होश में थी और आदित्य के जज्बातों में आग लगा चुकी थी। वो जो एकदम यूनिक और अकेला था, अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसी जीवन साथी को चुन बैठा था जो तलाकशुदा थी। उस लड़की को वो अपना जुनून बनाने लगा और उसी जुनून ने उसे बहुत तकलीफों से रूबरू कराना था। सुबह जब आंख खुली तो वो विक्रम के सीने पर सर रखे सो रही थी। पता नहीं सोते सोते वो कब विक्रम के करीब पहुंच चुकी थी और अपना सर उसके सीने पर भी रख दिया था। विक्रम ने आंखें मलते हुए उसका सिर धीरे धीरे तकिए पर रखना चाहा तो वो और ज्यादा उसे चिपकने लगी। अचानक ही उसकी नजर उसके चेहरे पर जा टिकी जहां आंसुओं के धुंधले धुंधले निशान थे। शायद वो सारी रात रोती रही थी। उसके आंसू देखकर विक्रम को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ। वो उसके सीने से लगी हुई अपने नारी सौंदर्य से उसके भीतर एक चाह जगा रही थी।
अनन्या का नरम एहसास विक्रम के अंदर एक अजीब सा सुरूर भरने लगा था। अचानक ही वो अपनी उंगलियों के पोरों से उसके चेहरे को छूने लगा। वो जरा सा कुनमुनाई थी, लेकिन फिर से सो गई। विक्रम ने गहरी सांस ली और चुप रह गया। एक तरफ थी सोनाली, जिसके साथ वो 1 साल तक रहा, लेकिन उसके करीब बहुत कम गया, क्योंकि सोनाली चाहती ही नहीं थी कि वो उसके करीब आए। कितनी बार तो वो अपने जज्बातों को दबाकर यूं ही दिल मसोसकर सो जाया करता था, और फिर धीरे धीरे खुद ही सोनाली की तरफ से उसका दिल हटने लगा। लेकिन इस लड़की को देखकर विक्रम का दिल उसकी ओर खींचने लगा था, क्योंकि इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज से वो जान गया था कि वो उसके करीब आना चाहती है। विक्रम ने उसका सर धीरे से तकिए पर रखा और उसके चेहरे को गौर से निहारने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम। चेहरे का हर नक्श जैसे बहुत सोच समझकर और तराश कर बनाया गया था। छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी पलकों की झालर, और फिर विक्रम की नजर उसके होठों पर ठहर गई थी। कटावदार, नरम, नाजुक से होंठ। वो खुद को रोक नहीं सका, उस पर झुककर शिद्दत से उसके होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। उसके नरम और मुलायम होठों का रस पीते ही वो पल में बह गया। दूसरी तरफ नींद में अपनी सांस घुटने की वजह से वो अचानक जग गई। अपने ऊपर झुके विक्रम को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आंखें बंद किए उसके होठों पर बेइंतहा शिद्दत से बरसने लगा कि अनन्या को अपना दम बिल्कुल बंद होता महसूस हुआ, और वो विक्रम की सांसों को इनहेल करने लगी। इस अचानक हुई जवाबी कार्रवाई पर विक्रम की आंखें झट से खुल गईं। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो झटके से पीछे हटा तो अनन्या के होठों पर ढाए गए अपने जुल्म को देखते हुए होंठ मींचकर खड़ा हो गया। अनन्या को तो लगता था कि वो उसे सह लेगी, लेकिन सिर्फ उसके होठों पर उसकी शिद्दत को सहते सहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या वो पूरे शरीर पर उसकी शिद्दतें सह पाएगी? ये सोचते ही अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चला गया। सोनाली सारी रात आदित्य की शिद्दतों को सहते हुए सुबह थकी हारी अपने अस्तित्व को समेटते हुए आदित्य के ताकतवर मर्दाना वजूद को देखकर गुस्से से पीछे हटी। मोटा सांड! गुस्से में निकले उसके इन शब्दों पर आदित्य के होठों पर मुस्कान तैर गई। सोनाली समझ रही थी कि वो सो रहा है, लेकिन जब मनपसंद औरत मर्द की बाहों में हो तो वो कब सोता है। यहां आओ, बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूं। वो उसे बाजू से पकड़ते हुए दोबारा अपनी ओर खींच लाया। खबरदार आदित्य, अगर अब तुमने मुझ पर कोई जुल्म ढाया, मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है और मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, उल्टी हो जाएगी अगर तुमने कुछ भी ज्यादा किया तो। वो उंगली उठाते हुए पहले ही चेतावनी दे गई। सोनाली के अंदर इस वक्त बिल्कुल भी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो दोबारा आदित्य की शिद्दतों को सह सके। आदित्य का ठहाका फौरन गूंज उठा था। वो उसकी शिद्दतों से सिर्फ एक रात में ही डर गई थी। धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखता वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उठो, शावर लो, फिर मंदिर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी कराता हूं, जिससे कि तुम्हें फौरन एनर्जी मिलेगी। मंदिर? उसे सारी बातों में सिर्फ यही एक बात समझ आई। हाँ, मंदिर। भगवान का धन्यवाद भी तो करना है ना, और अपने आने वाले बच्चे की खुशियां भी मांगनी है। वो उसे जोश में उठाते अपनी गोद में बिठा गया। मैं काफी अरसे से मंदिर नहीं गई, सोनाली कहते कहते शर्मिंदा हो गई। आदित्य ने उसकी पलकों को छुआ। उसका यह स्पर्श उसके दिल तक उतर गया। मैं भी कहाँ हर रोज मंदिर जाता हूं, लेकिन आज से शुरू करूंगा। भगवान का धन्यवाद करना है हर उस चीज के लिए जो उसने हमें दी है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद करेंगे और अपने आने वाले बच्चे की खुशियां मांगेंगे। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बहुत प्यार से बोल रहा था। उसे अचानक विक्रम की याद आई। विक्रम हर रोज सुबह सुबह मंदिर जरूर जाया करता था, लेकिन उसने आज तक एक बार भी भगवान जी के सामने जाकर माथा नहीं टेका था। विक्रम ने 1-2 बार उसे कहा भी था, लेकिन उसने ऐसे अनसुना कर दिया कि विक्रम फिर कुछ कह ही न सका। माँ उसके सिर पर थी नहीं, वो बिना माँ की पली बढ़ी थी। पिता को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी। यह धर्म आचरण की बातें कौन बताता उसे। लेकिन आज वो पहली बार अपने खुशहाल में अपने पति के साथ मंदिर आई थी। प्रार्थना के लिए हाथ उठाए
तो शर्मिंदगी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपनी गुजरी जिंदगी का हिसाब किया तो कोई भी अच्छाई उसे याद नहीं आई और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य ने उसे रोने दिया। शायद इसी लम्हे उसकी जबान पर लगी मोहर हट जाए। आदित्य ने भी सच्चे मन से भगवान जी से अपने किए गए पाप की माफी मांगी थी। उसने भी तो पाप किया था ना। बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी जायज हक के वो जज्बात की रौ में बहकर सोनाली के करीब चला गया था, लेकिन भगवान ने वक्त रहते उसके दिल पर लगी मोहर हटा दी थी और उसने सोनाली से शादी कर ली। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर उन गलतियों के बाद इंसान सच्चे मन से भगवान से माफी मांग ले तो भगवान उन गलतियों को माफ कर देता है। आदित्य का दिल बिल्कुल साफ हो चुका था। उसने अपनी गलतियों की माफी मांग ली थी और अब बारी सोनाली की थी। भगवान ने उसकी तड़प पर ही उसके दिल को बदलना था। शादी तो सादगी से हो गई थी, लेकिन अगले दिन सुनीता जी ने मुंह दिखाई का एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। विक्रम के तमाम रिश्तेदार और बिजनेस फ्रेंड्स वहां मौजूद थे। सबने उसकी कमसिन दुल्हन की बहुत तारीफ की। वो छुई मुई सी आज विक्रम को कुछ अलग ही लग रही थी। रिश्ता बदला तो नजरिया भी बदल गया था। छोटी सी मासूम सी प्रिया महफिल की जान बनी हुई थी। कभी वो विक्रम की गोद में होती तो कभी दादी की, और फिर जब वो अनन्या के पास गई तो वहीं टिक गई। उसे आज अनन्या एक परी लग रही थी। वो बार बार अनन्या के गालों पर चुंबन देती और खिलखिलाकर हंस पड़ती, और अनन्या मुस्कुराकर रह जाती। विक्रम ने अपने दिल की बेचैनी पर सिर झटक दिया। सोनाली शाम तक बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। इन 5 सालों में पहली बार उसका दिल अपनी बेटी से मिलने को बेकरार हुआ था। शायद इसलिए कि अब वो दोबारा से उन्हीं एहसासों को महसूस करने लगी थी। उसे टूटकर अपनी बेटी प्रिया की याद आई थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी ने भी मेरी कोख में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पूरे 9 महीने तक मैंने उसे भी अपने पेट में रखा था। उसका मन बुरी तरह बेकरार हुआ था अपनी बेटी से मिलने के लिए, और उसने यह बात आदित्य से भी कह दी। एक पल को वो सोच में पड़ गया। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी उससे नहीं मिलती। तुम्हें बच्चा देने के बाद तुमसे अलग हो जाऊंगी। तब तुम बहुत आगे की सोच रही हो डार्लिंग। आज तुम अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही हो। तुम जाओ तो हो सकता है कि उसका बाप तुम्हें उससे मिलने दे, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इरादे फिर से वही हैं। मगर मैं विक्रम मेहरा नहीं, आदित्य खुराना हूं। याद रखना, मुझसे अलग होने के बाद इस बच्चे पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। वो उसके पेट को नरमी से छूते हुए सख्त लहजे सौ में कहा। बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर रुक गया। तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी बेटी से मिलाने के लिए चलता हूं। सोनाली को लेकर जब वो विक्रम के घर पहुंचा तो वहां की रोशनी और चहल पहल देखकर वो हैरान रह गई। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। विक्रम मेहरा ने शादी कर ली है और आज उसकी दुल्हन की मुंह दिखाई का फंक्शन है, आदित्य ने बेहद संजीदगी से कहा। सोनाली होंठ मींचे अंदर दाखिल हो गई। आदित्य पहले ही विक्रम से बात कर चुका था और विक्रम ना चाहते हुए भी इस शर्त पर मान गया था कि सोनाली प्रिया से अपना रिश्ता जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि विक्रम ने प्रिया को बता रखा था कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। ये बात आदित्य ने सोनाली को रास्ते में ही बता दी थी। अब यह सब सुनकर सोनाली को बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब उसी का किया धरा था। प्रिया से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन प्रिया का लगाव उस नई दुल्हन की ओर ज्यादा था जो बहुत ही कम उम्र की थी। सोनाली ने एक ही नजर में भांप लिया था कि दुल्हन बनी वो लड़की भी प्रिया से कितना प्यार करती है। सोनाली को उसे देखकर कोई जलन नहीं हुई थी, बल्कि वो खुश थी कि प्रिया को मां का वो प्यार मिलेगा जो वो कभी उसे न दे सकी। घर वापस आकर जब वो बिस्तर पर लेटी तो उदासी ने उसे घेर लिया। क्या 9 महीने के बाद मेरा इस बच्चे से भी रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये सोचते ही वो बेचैनी से उठ बैठी। जब सिसकियां तेज हुईं तो आदित्य की भी आंख खुल गई, जो मुश्किल से अभी अभी नींद की आगोश में गया ही था। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? वो एकदम से घबरा गया। सोनाली उसे जागते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ गई। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करना आदित्य, वरना मैं मर जाऊंगी। वो उसकी हथेलियों पर अपना चेहरा रखे बिलख रही थी। आदित्य ने धीरे से उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसके होंठों पर मुस्कान खिल उठी। कभी अलग नहीं करूंगा पागल,
ये बच्चा जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी होगा। तुम सच कह रहे हो? वो अविश्वास में थी। हाँ, बिल्कुल सच। उसके भरोसे भरे लहजे पर वो उसके सीने से लग गई और अपनी आंखों से बहते आंसू आदित्य की शर्ट से साफ करने लगी। आदित्य ने उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा और मजबूत कर लिया। एक धूल थी जो दोनों के दिलों पर लगी हुई थी और भगवान ने उस धूल को हटा दिया था। 5 महीने बाद आज अनन्या की 18वीं सालगिरह थी। बहुत बड़ा केक प्रिया ने ऑर्डर करवाया था। उसे अपनी मम्मा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था। इन 5 महीनों में विक्रम और अनन्या के बीच दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। वो उसकी बेटी का दिल और जान से ख्याल रखती थी। उसने इस घर को खुशियों का घर बना दिया था, तो विक्रम को भी अपना रवैया नरम करना पड़ा, वरना शुरू में वो बहुत रूखा हो गया था। और वजह थी वो चाहत, वो जुनून जो अनन्या को देखते ही उसमें उमड़ पड़ता। लेकिन उसकी कम उम्र की वजह से वो अपने जज्बातों को काबू में रखता। मगर आज उसकी 18वीं सालगिरह पर विक्रम बिल्कुल भी लिहाज करने के मूड में नहीं था। व्हाइट ड्रेस पहने जब वो कमरे में दाखिल हुई तो विक्रम ने फौरन दरवाजा लॉक कर दिया। अनन्या घबराकर पलटी और उसे देखा, जो अपना कोट उतारकर अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। अनन्या का दम गले में अटक गया, क्योंकि उसकी आंखों में भरी मधोशी के रंग देखकर वो उसके इरादों को भांप चुकी थी। शादी की पहली सुबह जब विक्रम ने उसके होंठों पर जोर डाला था, उसके बाद कभी उसने कोई हिम्मत नहीं की थी। इसलिए अनन्या पूरी तसल्ली से विक्रम के साथ रह रही थी। मगर आज विक्रम के तेवर देखकर वो कांप गई। वो एकदम से पीछे हटने लगी, लेकिन आज उसे कोई भागने की जगह न मिल सकी। उसने अनन्या को खींचकर अपने सीने से जोर से लगा लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि अनन्या का दिल उछलकर गले में आ गया। आप ये क्या? वो घबरा गई। विक्रम ने उसके गले से दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और एक डायमंड की रिंग उसकी उंगली में पहनाते हुए उसकी ब्यूटी बोन पर अपने होंठ रख दिए। वो आज बेहद मधोशी में था। उसके अंदर जवान जज्बातों की आग सुलग रही थी। पहली बार किसी लड़की ने उसे इतनी शिद्दत से आकर्षित किया था। इन 5 महीनों में वो उसके होशो हवास पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वो जगह भी ले चुकी थी जहां सोनाली कभी नहीं पहुंच सकी थी। वो बुरी तरह मदहोश होता हुआ अनन्या को भी मदहोश कर गया था। एक झटके से उसने अनन्या की फ्रॉक में लगी जिप को खोल दिया था और उसके हाथ शरारत करते हुए अनन्या की खूबसूरती को महसूस करने लगे थे। अनन्या के होंठों से निकलती हल्की हल्की सिसकियां और भी गहरी होती रहीं और इन गहरी होती सिसकियों से विक्रम को और भी मदहोशी हो रही थी। अनन्या को हर पर्दे से आजाद करता हुआ वो उसे अपनी बाहों में समेट चुका था और उसके वजूद पर अपने प्यार की मोहर लगा दी और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।